Hello students, welcome back to my channel English Language and Literature. So today we are going to discuss what is stream of consciousness in English literature. In this video, we will explore what stream of consciousness really means, its origin, the key features of stream of consciousness, who coined the term stream of consciousness, what are the key characteristics of stream of consciousness writing, which authors are known for using the stream of consciousness technique, what are some famous examples of stream of consciousness in literature, the works in which the stream of consciousness technique is used. So let's get started. So what is the origin of the term? So the term stream of consciousness was first coined by psychologist William James in his work The Principles of Psychology, published in 1890. सबसे पहले ये टर्म विलियम जेम्स ने कॉइन की थी इन हिज वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड इन 1890. Now the question arises, why is it called the stream of consciousness? Stream of consciousness की ही क्यों कहा जाता है इस टेक्निक को? क्योंकि it captures the continuous flow of characters' thoughts, feelings and emotions. It tells us about the inner working of the character's mind. So here is a quick and simple definition. Stream of consciousness tries to capture the natural flow of characters' extended thought process. इसमें इनकम्प्लीट आइडियाज़ होते हैं, अनयूजुअल सिंटेक्स होते हैं और ग्रामर भी कोई इतनी परफेक्ट यूज़ नहीं हुई भी होती. और जो आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह उनको आगे प्रेजेंट किया जाता है, वो काफ़ी इलॉजिकल होते हैं और उसमें कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स नहीं होती. इन थॉट्स में ओरिजिनलिटी होती है. ये जैसे आपके थॉट्स एक बंदे के माइंड में आते हैं, कैरेक्टर के माइंड में आते हैं, वैसे ही उनको आगे प्रेजेंट किया जाता है. इस टेक्निक को 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट मूवमेंट के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मॉडर्निज्म ओनली, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे राइटर्स ने मॉडर्निज्म को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया था. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट हुई थी साइकोलॉजी में, लेकिन उसके बाद भी कितने ज़्यादा लिटरेरी राइटर्स हैं जिन्होंने इसको लिटरेचर में यूज़ किया टू डिस्क्राइब अ नरेटिव स्टाइल दैट डिपिक्ट्स हाउ पीपल थिंक. वाई द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम को यहाँ विलियम जेम्स ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ किया है. स्ट्रीम और रिवर मिलते जुलते वर्ड्स हैं. रिवर जैसे उसका बहाव होता है, फ्लो होता है उसका एक, इस तरह स्ट्रीम भी एक सजेस्ट करता है अनब्रोकन फ्लो, जो एक चीज़ चलते जा रही है. ठीक है, तो जो कॉन्शियसनेस होता है उसमें ये होता है कि यू आर अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स एंड सराउंडिंग्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसीलिए क्योंकि स्ट्रीम होता है फ्लो, कॉन्शियसनेस कहते हैं अवेयरनेस को ऑफ थॉट्स. इसीलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेफर्स टू द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग दैट अकर्स इन अ पर्सनस माइंड. और इसमें कोई लॉजिकल और स्ट्रक्चरल सीक्वेंस यूज़ नहीं हुआ होता. And that's how thoughts occur in real life. It allows reader to experience the inner workings of a character's mind. Now let's take a closer look at its examples. Ulysses by James Joyce, The Sound and the Fury by William Faulkner, और वर्जीनिया वुल्फ के अगर हम काम देखें उसमें द टू द लाइट हाउस है एंड मिसेस डैलोवे है. जेम्स जॉयस का वर्क एंड वर्जीनिया वुल्फ इज़ renowned for using the stream of consciousness technique. टोनी मॉरिसन्स का नावल है बिलवड, उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई है. टी.एस. इलियट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे ऑल्फ्रेड प्रूफरॉक, और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई है. लेकिन इस पोएम में ट्रेडिशनल ग्रामर और सिंटेक्स को फॉलो किया गया है. अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोज राइटिंग. ट्रेडिशनल राइटिंग काफ़ी लीनियर होती है. उसमें एक आइडिया अगर जैसे लिखा है उसके बाद दूसरा आइडिया उसका फॉलो करता है, और इट इज़ मोर और लेस लॉजिकल सीक्वेंस. आगे से कोहेरेंट होते हैं, कोहिजन होती है उसके अंदर. बट इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज़ नॉन लीनियर. नॉन लीनियर किसको कहते हैं? लीनियर उसको कहते हैं जो सीधा सीधा जा रहा है. नॉन लीनियर इज़ जो सीधी सीधी बात नहीं हो रही, जिसमें अक्सर इंटरप्शन भी हो जाती है, इसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, रिपीटिशन हो जाती है, अनयूजुअल सिंटेक्स होती है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, डिसजॉइंटेड आइडियाज़ होते हैं, फ्रेगमेंटेड आइडियाज़ होते हैं.
Now what is fragmentation? Fragmentation is a narrative broken into pieces. ये अक्सर नॉन लीनियर होता है, विदाउट ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर के होता है, इलॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं. इट डज़ नॉट फॉलो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स. कभी कभी थॉट्स भी फुली फॉर्म नहीं हुई होती और ऑफन दे आर इंटरप्टेड बाय अनदर थॉट. अगर हम इसकी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से लें तो वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट आवर डेली टास्क्स. फॉर एग्जांपल अभी मैं सोचती हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने आज पार्टी में जाना है, मैंने अभी वर्क फ्रॉम होम भी कंप्लीट करना है, मैंने अभी कुकिंग भी करनी है, और मैं डिफरेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ. सोच में डिफरेंट चीज़ें रही हूँ, बट आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग. ये कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स है. Stream of consciousness technique is considered similar to interior monologue. But here is a slight difference between the two in terms of characters' thoughts to the readers. In interior monologue, the characters' thoughts are often presented using traditional grammar and traditional syntax and usually have a clear logical sequence from sentence to the one and then one idea to the next. In interior monologues, relates a character's thoughts as coherent, fully formed sentences as if the character is talking to himself or herself. But in stream of consciousness, it portrays the actual experience of thinking and in all its chaos and distraction. It is not just an attempt to relay a character's thoughts, but to make the reader experience those thoughts in the same way that the character is thinking them. Why do writers use stream of consciousness technique in their works? So here are some key reasons. First of all, authenticity of thought. It allows the reader to depict the natural flow of human thoughts because it captures the spontaneity and complexity of how people think and feel. इस टेक्निक के ज़रिए राइटर्स डिपिक्ट कर पाते हैं नेचुरल फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स, जिसमें स्पॉन्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है ह्यूमन थॉट्स की, ह्यूमन माइंड की. इसी तरह इसी टेक्निक के ज़रिए से एक रीडर जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है विद द कैरेक्टर्स माइंड, कैरेक्टर्स इमोशंस, कैरेक्टर्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस. रीडर को कैरेक्टर के मोटिवेशंस और स्ट्रगल्स के बारे में पता लगता है. फिर आता है इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट. ये टेक्निक पर्टिकुलरली इफेक्टिव है फॉर एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर्स इनर कन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स. इसमें डाउट्स, फियर्स, डिज़ायर्स भी आ जाते हैं. फिर जी, ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर्स. इट चैलेंजेस कन्वेंशनल नरेटिव फॉर्म्स, जिसमें राइटर लीनियंटली सारा कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है और इसमें अनकन्वेंशनल स्टाइल से फ्रेगमेंटेड थॉट्स के साथ सारा कुछ लिखा जाता है डिफरेंट स्टाइल से. और इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि कैसे इंडिविजुअल की परसेप्शन रियलिटी को शेप करती है. Stream of consciousness often intertwines thoughts and memories, allowing writers to explore how past experiences influence present perceptions. इन शॉर्ट, राइटर ये टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ मोर ऑथेंटिक, इंटीमेट एंड इमोशनली रेजोनेंट नरेटिव. होप सो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक माई वीडियो, subscribe my channel if you haven't already, and share it with your friends and family. Until next time, take care.